हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी किए होंगे। देखिए, आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत है सीजीएल इंग्लिश टीयर 2 की प्रैक्टिस क्लास 3, जो डेली रात 8 बजे आपके अपने चैनल एसिक इंग्लिश पर आती है। हमने आप लोगों से कहा था कि हम आप लोगों को अल्टरनेट डेज में एक दिन आप लोगों की सीजीएल मीन्स की क्लासेस आएंगी और एक डेज में आपकी कौन सी क्लासेस आएंगी, प्रीवियस पेपर हमने कहा डिस्कस करेंगे। कल हमने सीडीएस का पेपर उठाया था, उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से एनडीए पर बढ़ेंगे, फिर हम इसी तरीके से सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले कुछ शुरू करते हैं। तेरी यादों के जख्म अब भरने लगे हैं, तेरी यादों के जख्म अब भरने लगे हैं, पहले से भी अब हम संवरने लगे हैं, पहले से भी अब हम संवरने लगे हैं। सोचते थे यूं बिखर जाएंगे, सोचते थे यूं बिखर जाएंगे, लगता है अब यूं निखर जाएंगे। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं अब है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं मित्रों? चलिए शुरू करते हैं बगैर कुछ देर किए। देखिए, ये है सीजीएल टीयर 2 का स्पेशल प्रैक्टिस सेशन। इसमें मतलब है कि स्पेशल प्रैक्टिस सेशन में ये चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ सीजीएल जो आपका 2020 में जो टीयर 2 होने जा रहा है, 2020 वाला टीयर 2 है। अब देखिए कब होने जा रहा है, ये देख लीजिए 2022, मतलब कि 2020 वाला 2022 में होने जा रहा है। जनवरी में उसकी डेट दी है, उसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं जो इररिलेवेंट बिल्कुल भी ना हो। सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम के लिए ऑथेंटिक होंगे, सारे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अपने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बुक उठाए हैं जो देखने हैं। देखिए, आज का स्पेशल सेशन में हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जो स्पेशल प्रैक्टिस सेशन है उसमें जो आपका एक एग्जाम हुआ करता था, क्लर्क का एग्जाम हुआ करता था बीएसआरबी में, 1986 के क्वेश्चन हैं। आप लोग देख रहे हैं 2021 में लास्ट में है। देख लीजिए कितना समय हो गया। देखिए, तब भी वही कॉन्सेप्ट थे, तब भी वही क्वेश्चन थे, आज भी वही आ रहे हैं। ये दिखाने के लिए है कि क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर तैयारी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, चाहे वो क्वेश्चन 1990 में आए, चाहे 2021 में आए, चाहे 2022 में आए, 3 में कभी भी आए, आप क्वेश्चन कर पाएंगे इजीली। मतलब हम इतने पीछे इसीलिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर 14 और 11 आप लगभग 35 ईयर प्रीवियस वाला पेपर इसीलिए हमने आज तुम्हारे सामने डिस्कस किया। पूरा प्रीवियस ईयर पेपर है जिसमें आप लोग ये देखें कि क्वेश्चन कल भी कैसे थे, आज भी वैसे ही आ रहे हैं, वैसे ही आ रहे हैं। बस कॉन्सेप्ट का तुम्हारा फर्क है। अगर कॉन्सेप्ट आ रहा होगा तो चीजें हो जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, बेहद आसान है, पढ़ा भी होगा सभी लोगों ने। तो चलिए आंसर देने की कोशिश करें। लिखा है मेक हेस्ट लीस्ट योर शुड नॉट मिस द ट्रेन। चलिए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, क्या आंसर होगा इसका, आंसर बताने की कोशिश करें। देखते हैं, लिखा है कि मेक हेस्ट लिस्ट योर शुड नॉट मिस द ट्रेन। देखो, आज भी पढ़ते हो, सबको पता है कि लिस्ट के साथ में 35 साल पहले भी नॉट नहीं आता था और आज भी नॉट नहीं आता है। लिस्ट के साथ नोट क्यों नहीं आता है हम बता रहे हैं आपको। लिस्ट का मतलब होता है, लिस्ट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऐसा ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, मतलब इसमें क्या है, इसमें नाट छुपा रहता है। ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, इसीलिए जब जिस भी वर्ड के साथ नाट छुपा रहता है उसमें हम 2 बार नाट का यूज नहीं करते हैं। जैसे लिस्ट हो गया, आपका नेवर हो गया है, आपका लिटिल हो गया है, आपका फ्यू हो गया है, अनटिल हो गया है, अनलेस हो गया है। इन सभी के साथ हम कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। बात हमने बार बार आप लोगों को बताई थी। देखिए, ये भी क्वेश्चन तभी का 1986 का ही क्वेश्चन है। दिखा रहे हैं कि तब भी लिस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता था, आज भी नहीं हो रहा है और आगे कभी भी नहीं होगा। ये भी चीज हम तुमको बता रहे हैं, ये बात हम आप लोगों को बता रहे हैं। समझ रहे होंगे कि इसमें कुछ नहीं ऐसा था कि जो क्वेश्चन नहीं कर पाते, लेकिन ये दिखाना है कि आईना एक बार देखना है आप लोगों के। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कल इजी आते थे आज टफ आ रहे हैं, कि कल टफ आते थे आज इजी आ रहे हैं, कुछ नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, चाहे कल का क्वेश्चन हो चाहे आने वाले क्वेश्चन, सारे आप लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखना कि लिस्ट के साथ हम शुड आ भी सकता है, ब्रैकेट में ऐसे लिखा है कि ना भी आ सकता है। जब भी कोई वर्ब आएगी लिस्ट के बाद में हमेशा वेयर इन्फिनिटिव आएगी। इसके बाद 2 चीजें होती हैं, इसके बाद नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है कि इसके बाद आपका जो शुड है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, हिडन रह सकता है। आ जाए
तो गलत नहीं करो, दूसरा कोई मॉडल नहीं आएगा। सबको पता है कि मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं जिसे हम बेयर इंफिनिटिव फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब इसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है कि मिस के साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सबको पता है, बहुत आसान है, तब सब हर किसी को क्वेश्चन पता है। देखते हैं कौन लगाता है। लिखा है कि मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। सबको पता है। पहली बात तो यहाँ पर मेनी के बारे में एक चर्चा हम कर दें, आगे क्वेश्चन भी आ सकता है। मेनी के साथ में हमारे एग्जाम पर आधारित 5 प्रकार की एरर आती हैं। मेनी के बाद में जब भी कोई वर्ब आएगी हमेशा प्लूरल, पहले सबसे पहले नाउन की बात कर ले, जब भी कोई नाउन आएगा हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। अब जो सबको पता है कि जब प्लूरल नाउन आएगा तो उसके साथ में हमेशा वर्ब प्लूरल वर्ब लगेगी। अगर जब कोई प्लूरल नाउन भी है उसी में प्लूरल वर्ब भी लग रही है तो हमेशा उसके साथ प्लूरल प्रोनाउन भी लगेगा। ये भी बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर जब कभी भी हम मेनी की बात करेंगे तो हमारे माइंड में 3 प्रकार की बातें आनी चाहिए। जब कभी भी मेनी देखना कि उसके साथ जब भी कोई नाउन आएगा हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, जब कभी भी उसके साथ कोई वर्ब लगेगी हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी, जब कभी भी उसके साथ कोई भी प्रोनाउन आएगा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल प्रोनाउन आएगा। 3 बातें माइंड में ध्यान रखना है। अगर मेनी खुद सब्जेक्ट बन रहा है तब भी इसके साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। दूसरा स्टार बना के लिखना कि मेनी के बाद में कभी भी ए और अगर एन आ जाए तो उसके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और बच्चे से ऐसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जब सिंगुलर वर्ब आएगी तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी आएगा, तो आपका सिंगुलर प्रोनाउन भी आएगा। देखना जो बात बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी हैं। कल भी बताते थे कि मेनी पर 5 एरर आती थी, आज भी 5 आ रही हैं और आगे भी 5 आएंगी। मतलब हर वक्त जो कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेंगे, क्वेश्चन बार बार बदलते रहते हैं और क्वेश्चन बदलते भी रहते हैं, क्वेश्चन आते भी रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। लेकिन हमारी इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती है हम जो क्वेश्चन को इजिली से देख पाएँ, सीन कर पाएँ कौन सा क्वेश्चन वही है कि नहीं है। देखते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, अब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है मेनी, यहाँ पर लिखा है मेनी, मेनी के बाद ए एन आ जाए। अब ए एन कब लगाते हैं, उसके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और उसके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन नहीं, यहाँ पर प्रोनाउन हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा जब भी कभी आएगा। ये बात मेनी पर ध्यान रखना। अब देख ली यहाँ पर लिखा है मेनी, मेनी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। मेनी आपका सब्जेक्ट है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, अस आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, मेनी, मेनी कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। इसका मतलब डू नॉट नो आएगा, डज नॉट नहीं आएगा। ये भी बात समझ रहे होंगे। चलिए हटाने के बाद फिर से समझाने की एक बार कोशिश करते हैं, रिमूव करते हैं इधर से। मेनी के बाद में लिखना चाहिए और समझना भी चाहिए आप लोगों को। चलिए देखते हैं, देखिए समझाने की फिर से कोशिश करें। देखिए यहाँ पर लगा है, सबको पता है कि मेनी के बारे में भी हमने जो बातें बताई हैं उसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखा है कि मेनी के बारे में अगर एरर तुम्हें छांटने किस तरीके से छांटोगे। यहाँ पर लिखा है मेनी, मेनी पता है सब्जेक्ट है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, अस आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्योंकि यहाँ पर स्टार बना के लिखे हैं कि जब कभी हम पढ़ते थे छोटे पर हमारे टीचर कहते थे कि बाई हु लिखना बेटा, बाई हुम लिखना, बाई हु लिखना गलत होता था। क्यों होता था, क्योंकि बाई एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा जाता था। हु हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, इसीलिए हु से जो तुम्हारे बनते थे उनके एक्टिव पैसिव में 2 प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं, एक तो हुम से बनाए जाते हैं, एक हु से बनाए जाते हैं। क्योंकि हु खुद सब्जेक्ट का काम करता है, जब खुद सब्जेक्ट का काम करेगी एक बार तो खुद बन जाएगा, एक बार हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है उससे हम बना देते थे। ध्यान रखना है। इसका मतलब ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अगर इसका मतलब है कि वर्ब फिर इसके अकॉर्डिंग लगेगी, तो वर्ब देखिए यहाँ पर कैसी लगेगी, प्लूरल, क्योंकि मेनी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल है। इसका मतलब यहाँ पर कोई एरर नहीं है। सबको पता है कि नो के साथ टू लगता है, नो के साथ टू लगता है, स्विम एट ऑल। इसका मतलब इसमें तो कहीं पर भी एरर नहीं मिली, ये तो नो एरर है, नो एरर नहीं है, इसमें एरर है। किस पार्ट में एरर है वो आपको ढूंढना है। अब देखना किस पार्ट में एरर है वो आपको
ढूंढ देखते हैं किस पार्ट में एरर है, वो आपको ढूंढना। एक बार हटाने के बाद इसे रिमूव करें, फिर अच्छे से एक बार और समझो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट से कोई एरर ढूंढने को नहीं मिले, लेकिन मिलेगी। जब कभी भी हम नो का प्रयोग करते हैं, जब कभी भी हम नो का प्रयोग करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई जानकारी, कैसे हम लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे तैरते हैं, कैसे कूदते हैं, जब कभी भी हम ऐसी बात करते हैं तो इसके लिए हम इसके एक बीच में एक वर्ड का प्रयोग करते हैं, हाउ टू स्विम, हाउ टू लर्न, हाउ टू वॉक, कैसे हम चलते हैं, हाउ टू स्लीप, कैसे हम सोते हैं। इस जानकारी के लिए हम नो के बीच में लगाते हैं। बात आती है कि हाउ का प्रयोग हम पार्ट ए में एरर लगाएं या पार्ट सी में एरर लगाएं, क्योंकि क्या पता हाउ यहां पर हम लगाएंगे या यहां पर लगाना है। देखते हैं कौन से वाले पार्ट में लगाएंगे। अब देखिए, ये भी दुविधा है कि एग्जाम में तुम्हें अब एरर भी तुमने फाइंड कर ली, अब आपको ये नहीं पता है कि एरर कौन से वाले सेक्शन पर लगानी है, बी में लगेगी या ए में लगेगी। दोनों बातें हैं कि यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब जब कभी भी ऐसा अगर आपका डाउट फंसे तो एक बात ध्यान रखना, जो वर्ड जिसके लिए आया है उसी पार्ट में एरर लगेगी। अब देखिए, हाउ का प्रयोग अगर हाउ नो करें कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हाउ का प्रयोग हमने टू के लिए किया है। हाउ टू स्विम का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब है कि पार्ट सी का होना प्यार है, यह रिक्वायर्ड आंसर। आपको इस पार्ट में एरर लगानी है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन नंबर बेहद आसान है। देखते हैं बेहद आसान क्या है कि लिखा है कि एट लास्ट ही वाज मैरिड विद अ पुअर गर्ल। एट लास्ट उसने आखिरी में क्या कर लिया, ही वाज मैरिड, उसने शादी कर ली विद अ पुअर गर्ल। अब देखिए यहाँ पर ये गर्ल आपका नाउन, यहाँ पर पुअर आपका एडजेक्टिव, आपका क्या है आर्टिकल। इसका मतलब गर्ल कैसा नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर काउंटेबल जितने भी नाउन होते हैं उनके साथ में कभी भी कोई भी वर्ड जो भी लिखा होगा बगैर आर्टिकल डिटरमिनेंट के नहीं लिखा जाता है बार बार। इसका मतलब यहाँ पर कोई एरर नहीं है। विद यहाँ पर अभी आपका प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही क्या है, सब्जेक्ट है। वाज मैरिड एक आपकी मेन वर्ब है। सबको पता है कि मैरिड के साथ नो प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन। जब कभी भी मैरिड के साथ प्रीपोजिशन क्यों नहीं लगता है, एक्टिव में मैरिड जब आता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम करता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का काम करता है। और सबको पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, हमें प्रीपोजिशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वाज, जब कभी भी इज, एम, आर, वाज और वर जब कभी भी तुम्हें लिखे दिखे, इसके बाद में सिर्फ माइंड में 2 बातें आनी चाहिए, या तो इसके बाद में आपकी आईएनजी आएगी या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जब वाज के बाद कोई वर्ब, वाज इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी आ जाए, इसका मतलब सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, एबी में है। जब कभी भी इन सभी वर्डों के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, इसका मतलब सेंटेंस पीबी में, इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अगर इसमें मेरिड में जब कभी भी मेरिड एक्टिव में होगी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगी। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं विदाउट प्रीपोजिशन। इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझना चाहिए कि वाज के बाद मेरिड लगा है, सेंटेंस पैसिव में है तो प्रीपोजिशन तो आएगा ही आएगा, नो प्रीपोजिशन ऑप्शन हट जाएगा। अब पता है कि मेरिड के साथ फिर जब कभी भी आती है कोई प्रीपोजिशन तो विद नहीं, क्या आती है, टू आती। मेरिड टू का हम प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा कि अगर एक सब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद में मेरी आ जाए प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगी, पैसिव में बन जाएगा, उसके बाद में एक प्रीपोजिशन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ टू प्रीपोजिशन आता है। पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत ईजी है। लिखा है शी सेड दैट शी विल हेल्प मी व्हेनेवर आई वाज इन डिफिकल्टी। आई वाज इन डिफिकल्टी, देखते हैं कौन सा वर्ड है, समझने की कोशिश करते हैं कहां पर एरर है। देखते हैं कहां पर एरर है। शी सेड, अब देखिए यहां पर शी सेड पास्ट में, विल यहां पर वाज। इसका मतलब है कि जब सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट में हो
तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज प्रेजेंट और पास्ट दोनों पर हो सकता है, लेकिन जब सेंटेंस का जो भी सेंटेंस उसका प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज हमेशा पास्ट में ही रहेगा। दूसरा ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये नरेशन का क्वेश्चन है, डेट लगाकर हमने बना दिया है। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में देखिए यहाँ पर लिखा है अगर ये सेड है तो इसे हमें विल नहीं क्या करना पड़ेगा, वुड का प्रयोग करना पड़ा। ये भी दूसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट से ये जान लेना कि अगर प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज जितने भी आगे क्लाउज आते रहेंगे हमेशा पास्ट में आएंगे, सीक्वेंस में चलेंगे। अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट और प्रेजेंट में जब कोई आएगा तो सीक्वेंस नहीं, उस पर आपका लॉजिकल ऑर्डर लगेगा, तभी वो चीजें आएंगी। स्टार बना लेने। क्वेश्चन बहुत आसान है, आया था, बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आज भी ऐसे आ रहे हैं, कल भी आते थे और आगे भी आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कल भी यही कॉन्सेप्ट था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए इतने साल तुमको पीछे दिखाने की कोशिश की है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। आगे से ये क्वेश्चन नहीं डालेंगे क्योंकि तुम्हें एक बार दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है। चलिए दिखा है कि विंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला। पिकनिक देखिए कैसे याद करोगे, पिकनिक देखिए तोड़ो इसे, पिकनिक, पिक को निक, निक मतलब निकी निकी खींचना। कहाँ तुम पिक को अच्छी खींच सकते हो, पिकनिक पर जाकर टहलने जब जाओगे तभी तो पिक अच्छी खींचोगे। जब बर्ड होता है उसी में सारे वर्ड्स का मीनिंग छुपा हुआ रहता है। देखिए पिकनिक, निक मतलब नीकी, बोलते रहते हो कि नीकी नीकी हमारी पिके खींच दो। पिक मतलब क्या लिखते हो कि नाइस पिक, ऐसे लिखा जाता है। पिक का मतलब पिक्चर, निका मतलब नीकी, पिक्चर नीकी कहाँ खींचोगे, जब आप पिकनिक पर जाएंगे। यही इनका वर्ड्स होते हैं। इसी तरीके से हमें जो वर्ड होते हैं निमोनिक मेथड से हमें याद किए जाते हैं। लिखा है विंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। कभी भी होता है एक कोलोकेशन होता है कि फॉर अ पिकनिक ही लिखना है। जब कभी भी लिखना है तो क्या करोगे आप, फॉर अ पिकनिक ही लिखा जाता है। पिकनिक एट ओखला, हमने बताया था कि एट अगर हम बोल दें कि हम पिकनिक करने कहाँ जा रहे हैं, ओखला में जा रहे हैं, इन ओखला नहीं करेंगे। हम सबको पता है कि ये एट पॉइंट की प्रीपोजिशन होती है और पॉइंट कहीं पर भी हो हम बोल देते हैं कहाँ है, पार्टी में है तो इन द पार्टी। लेकिन इन द पार्टी क्या हो जाता है आपका, गलत। क्यों हो जाता है कि एट पॉइंट की प्रीपोजिशन है, पार्टी कहीं पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चल रही होगी, इसका मतलब एट द पॉइंट होगा, इन द पॉइंट नहीं होगा। एट द पार्टी बोल सकते हैं, इन द पार्टी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब 8 पॉइंट की प्रीपोजिशन है। ओखला एक पर्टिकुलर जगह है, वहां पर आप पिकनिक करने जाएंगे, कहीं पर तो रुकेंगे पहले। कहीं पर भी पिकनिक करने जाएंगे एक पर्टिकुलर एरिया होगी ही होगी। एक बार में ऐसा नहीं है कि पूरे ओखला को घूम लेंगे, एक एक पॉइंट को आप घूमने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सही है। यहाँ पर लिखा है कॉमा, कॉमा लगा दो या बच्चों यहाँ पर कामा लगा दो, या ऐसा हो सकता है कि कोई कंजंक्शन लगा दो। इसका मतलब कामा लगा दो या कंजंक्शन से नया क्लास शुरू हो जाता है। लिखा है वी सब्जेक्ट हो गया, बेंट हाउस इसकी वर्ब हो गई है। यहाँ पर लिखा है कि विंग अ फाइन डे। अब यहाँ पर विंग इसका सब्जेक्ट मिसिंग है। ये आपका जीरेंड का क्वेश्चन है जी, आपके जीरेंड नहीं पार्टिसिपल का क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी से जीरेंड भी बनता है। अब जब जीरेंड बनेगा, जीरेंड बराबर नाउन हो जाएगा, नाउन खुद सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर एक पार्टिसिपल का क्वेश्चन है। अगर पार्टिसिपल का क्वेश्चन आपका है, इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है। अब इसमें दो बातें होती हैं, या तो सब्जेक्ट कॉमन होगा, अगर सब्जेक्ट कॉमन है तो हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सब्जेक्ट कॉमन नहीं है तो हमें लिखने की आवश्यकता पड़ती है। सब्जेक्ट है, देखते हैं क्या है सब्जेक्ट है। विंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। देखते हैं ये टोकला कौन गया है और वहां पर फाइन डे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है जो वहां पर ओखला की बात की गई है, ओखला एक जगह होगी, कोई ना कोई पर्टिकुलर जगह होगी जहां पर आप पिकनिक करने। देखो जाने वाले तो बी हैं, अब इसके लिए बी है कि इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, तो सब्जेक्ट जब भी पार्टिसिपल में मिसिंग होता है तो हम इट सब्जेक्ट लिखा जाता है और कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। ध्यान रखना, दे भी नहीं बी एक कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। जब कभी भी पार्टिसिपल में कोई सब्जेक्ट मिसिंग होगा हमेशा इट सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसीलिए ए फॉर अमेरिका इज आर रिक्वायर्ड आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, देख लीजिए आ गया है। अभी नहीं हमने जिक्र की थी, ये क्वेश्चन आया भी था कि मेनी के बारे में हमने बताया था। मेनी के बारे में तुमको तुरंत ध्यान रखना है कि मेनी जब भी सब्जेक्ट बनेगा, चाहे सब्जेक्ट बने पहले इसके बाद हमेशा जब कभी भी कोई नाउन आएगा प्लूरल नाउन आएगा, जब कभी कोई वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब आएगी, जब कभी कोई प्रोनाउन आएगा तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा। दूसरा हमने बताया था कि मेनी आ ऑब्लिक एन, इसके बाद
जब कभी भी कोई नाउन आएगा सिंगुलर नाउन आएगा, जब कभी भी कोई वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब कभी भी कोई प्रोनाउन आएगा हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। ये बात तुम्हारे माइंड में फिर बैठनी चाहिए एक बार, क्योंकि हमने अभी जिक्र किया था, फिर से बताने का। देखिए अब एक बता रहे हैं कि मेनी के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन, हमेशा प्लूरल नाउन। अब देखिए उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन। यहाँ पर लिखा है मेनी, आ एन, सिंगुलर नाउन। देखिए यहाँ पर लिखा है मेनी, लिखा है आ, यहाँ पर लिखा है नाउन, आ के बाद मेन कैसा नाउन, सिंगुलर नाउन। तो वर्ब देखिए हैव बीन वर्किंग नहीं आएगी, तो आपकी क्या आएगी, हैज बीन वर्किंग इज आ रिक्वायर्ड आंसर। वी फॉर विनोद की बहु इज आ रिक्वायर्ड आंसर। इसी को टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हुआ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, चाहे मेंस का पेपर हो, चाहे इजी, चाहे आपका सीजीएल में प्री का पेपर हो, चाहे सीएचएसएल का पेपर हो, हर किसी में क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट रहते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, देखिए इसमें कौन आंसर देने की कोशिश करता है। लिखा योर फ्लेट इज सुपीरियर देन डेट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट। कल की क्लास में हमने बताया था डेट ऑफ, जहां पर अदर देन लिखा था वहां पर हमें डेट ऑफ लिखने की आवश्यकता पड़ी थी, डेट ऑफ लिखने की आवश्यकता पड़ी थी। जब कभी भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं किसी दूसरे से, तब हमें यहाँ पर देन के साथ डेट ऑफ की आवश्यकता पड़ती है। इस कंपैरिजन सेम ग्रुप में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन आप मान लीजिए, कंपैरिजन ऐसा सेम ग्रुप का ये मतलब है कि इंडिया में दिल्ली का कंपैरिजन आप कानपुर से कर रहे हैं या लखनऊ से कर रहे हैं, तो सेम ग्रुप में इसका मतलब दिल्ली भी सिटी है, कानपुर भी सिटी है। अगर आप दिल्ली का कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली एक सिटी है और ऑस्ट्रेलिया एक तुम्हारा कंट्री है। तो इसका कंपैरिजन में हमें डेट ऑफ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये भी ध्यान रखना। कंपैरिजन सेम ग्रुप की चीजों से होना चाहिए। यहाँ पर लिखा योर फ्लेट, योर क्या है आपका, योर क्या है बच्चों, डिटरमिनर है, फ्लेट है नाउन। अब ये सिंगुलर है तो इसीलिए इज आ गया। लिखा है सुपीरियर देन, सबको पता है कि जितने भी जिसके लास्ट में IOR, जिसके लास्ट में IOR वर्ड होते हैं उन सभी के साथ हम कंपैरिजन में देन नहीं टू लगाते हैं, क्योंकि देन तो कंपैरिजन के ही लगा जाता है, टू आपका डेस्टिनेशन के लिए होता है। लेकिन ये फिक्स है कि सुपीरियर देन नहीं, सुपीरियर टू का प्रयोग करते हैं, सुपीरियर टू का प्रयोग करते हैं। जिससे आपका सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया है, इंटीरियर हो गया है, पोस्टीरियर हो गया है, प्रायर हो गया है, जूनियर हो गया है। इन सभी के बाद में हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं। जिसके लास्ट में कौन से वर्ड 3 होने चाहिए, IOR वाले जिसके लास्ट में वर्ड्स होते हैं उन सभी के साथ में हम देन नहीं टू का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। ये माइन जिसका हमने प्रयोग किया गया है, माइन का मतलब बच्चा होता है माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन। जैसे हमने बोलते हैं दिस इज माई कंट्री एंड डेट इज योर कंट्री। इसका मतलब यहाँ पर भी कंट्री, आगे भी कंट्री। अब जब दो वर्ड्स बार बार हम रिपीट नहीं करते हैं, इसीलिए बोलते हैं दिस इज माई कंट्री एंड डेट इज योर्स, डेट इज योर्स। योर्स का मतलब क्या होता है आपका, योर्स का मतलब होता है योर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन। इसमें नाउन छिपा हुआ रहता है, इसमें माई प्लस नाउन। माइन के साथ हम नाउन का प्रयोग इसीलिए नहीं करते क्योंकि इसमें एक बार नाउन छिपा हुआ रहता है। वो नाउन जो हिडन नाउन होगा वो पीछे उसकी चर्चा हो चुकी होगी। यहाँ पर लिखा योर फ्लेट इज सुपीरियर देन डेट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। आल के बारे में भी बता दें, आल के बाद में हमेशा जब भी कोई नाउन लिखोगे हमेशा प्लूरल लिखना पड़ेगा। जब कभी भी हम स्पेसिफिक सेंस में बात करेंगे तब हो सकता है, वैसे जनरल सेंस में हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो इसमें किस पार्ट में एरर हो जाएगी, वी फॉर विनोद की भविजा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, बेहद आसान सवाल है, आसान भी कहेंगे टफ भी कहेंगे, बहुत अच्छा भी सवाल कहेंगे। देखिए लिखा है आई टोल्ड हिम, हिंदी अपने निकालने की कोशिश करो फिर मिस्टेक बताना। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। मैंने उसको एक कहानी बताई, किसमें बताई, डिटेल्स में बताई। टू मेक हिम, उसने समझने की कोशिश की, टू अंडरस्टैंड समझा, इट फुली, पूरी कहानी को वो समझ गया आसानी से। हिंदी आपकी क्या निकालोगे, किस तरीके से सोचोगे, नहीं पता। लिखा आई टोल्ड हिम। अब दूसरा यहाँ पर लिखा है आई टोल्ड हिम, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। अब ये आपका हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ही का क्या हम होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये द स्टोरी, ये भी ऑब्जेक्ट है। देखिए हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर एक आपकी जो होती हैं वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, मोनोटिव होती हैं, एक होती हैं डाइटिव।
तो मोनोटिपिक के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट रहेगा बच्चों, और डाई ट्रांसिटिव के साथ हमेशा दो ऑब्जेक्ट रहेंगे। हमने बोल दिया है कि मोहन हेल्प्ड मी, मोहन हेल्प्ड मी, बात खत्म, मोहन ने मेरी हेल्प की। इसका मतलब है आगे ये आवश्यकता नहीं पड़ी कि क्यों की, क्या की, नहीं पता है। अगर हमने कहा आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड, मैंने उसे बताया, क्या बताया, द स्टोरी, किसके बारे में बताया है, वो आगे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब टोल्ड जो है वो आपकी डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। और डाई ट्रांसिटिव वर्ब जब भी होगी उसके बाद हमेशा दो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अगर दो ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख दिया है इन, इनका है प्रीपोजिशन है, इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली, इट फुली। देखते हैं कौन बताने की कोशिश करता है। देखिए क्वेश्चन बहुत है, अच्छा है। जो कुछ आपके आइडियोमेटिक यूज होते हैं, जो आइडियोमेटिक यूज होते हैं उन्हें आपको याद रखना है। जैसे हम कहते हैं कर भला तो हो भला, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, इसीलिए यहाँ पर इन डिटेल्स का नहीं, हम इन डिटेल का प्रयोग करेंगे। जो वर्ड्स होते हैं जैसे बोलते हैं इन कन्फ्यूजन, इन आ कन्फ्यूजन नहीं बोलोगे, ना कन्फ्यूजन्स बोलोगे, इन कन्फ्यूजन होता है, ना कन्फ्यूजन्स होता है, ना इन आ कंफ्यूजन होता है, ना बोलोगे इन आ डिटेल्स बोलोगे, ना बोलोगे इन डिटेल्स, सिर्फ और सिर्फ बोलोगे इन डिटेल। इन डेंजर, इन आ डेंजर नहीं बोलोगे, बोलोगे आउट ऑफ डेंजर नहीं, इन आ डेंजर। इन डेप्ट, कर्ज में डूबे रहना, इन आ डेप्ट नहीं बोलोगे, सिर्फ बोलोगे इन डेप्ट। क्या हो गया, इन कंफ्यूजन, इन डिटेल, इन ट्रबल, इन डेंजर, इन डेप्ट। ध्यान रखना, फिर से एक बार सुन लो, इन कंफ्यूजन, इन ट्रबल, इन डेंजर, इन डेप्ट, इन डिटेल्स। ना इनके साथ कभी यस लगाना इन वर्ड के साथ है, ना इनके बीच में कोई आर्टिकल ए एन द किसी का भी प्रयोग नहीं करना है। ये बात बताई है तो समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कल भी वही बात थी और आज भी वही बात है। हम बताते हैं कि 4 CS GIV S by 4 PS 4 CS, केटल हो गया, क्लेवरी हो गया, क्लेरजी हो गया, इनका कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाते, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसका अगर हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ना केटल करेंगे, केटल्स करते हैं, ना इसमें यस जोड़े हैं, ना ईएस जोड़ेंगे। दूसरी बात, ये जब भी आते हैं हमेशा प्लूरल फॉर्मेशन में आते हैं, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेंगे तो इनके साथ में हमेशा कैसी वर्ब, प्लूरल वर्ब आती है। केटल्स मतलब मवेशी जो लोग होते हैं, गाय रखते हैं, उन्हें बोलेंगे वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फॉर्म। इसका मतलब इसके साथ देखो वर्ब तो प्लूरल आ गई। ए पार्ट, ए फॉर अमेरिका इज अ रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब है कि यहाँ पर लिखोगे केटल नहीं। अब केटल आपने लिख दिया है, ए एन नहीं प्रयोग कर सकते, इसलिए आर्टिकल हमें प्रयोग करना पड़ेगा। द केटल वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फॉर्म। आइए आज के क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 है, देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बेहद आसान है। यहाँ पर अभी हमने बताया है कि यू आर रियली सीनियर देन मी इन, कल को यहाँ पर अगर हम आई कर दें, अभी समझा देंगे, आई भी हो सकता है कल को, ऐसा नहीं है, आई भी हो सकता है और मी भी हो सकता है। चलिए पहले इससे पहले दूसरा समझाते हैं, जो चीज समझने वाली है उसको समझाने की आवश्यकता। लिखा है यू आर रियली सीनियर। अभी हमने बताया था सीनियर हो चाहे इंफीरियर हो, एंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, जूनियर हो, जिसके लास्ट में IOR वर्ड जुड़ा होगा, IOR वर्ड जुड़ा होगा, उसका कंपेरिजन के साथ में हम देन नहीं टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। वी फॉर विनोद की बहु जार रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं बात समझ में आई होगी, ये बात समझ में आई होगी। अभी अभी हमने इस बात की चर्चा की, जब कभी भी यहाँ पर इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना इसकी तुलना की जाएगी, दो लोगों में तुलना की जाएगी। यू आर रियली सीनियर, यू आर रियली सीनियर टू मी इन एज। अब देखिए यू की तुलना इसके साथ अगर हो रही है, अगर सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी तो सब्जेक्टिव कैसा आएगा, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होगी तो ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पर मी तो अभी सही है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से कर रही, कल को आई भी हो सकता है, गलत नहीं करना, रटना नहीं है। आशा करते हैं जितने भी पॉइंट आज बताए हैं सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे। 10 पॉइंट बताए थे, क्वेश्चन देखना, अब आज भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यकीन ना मानो तो 2018, 19, 20 के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं पर आधारित आते हैं, इन्हीं पर आधारित आएंगे। ग्रामर वही है, बस हमें कॉन्सेप्ट की कमी थी, जो हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता थे। बाकी आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते क्या है, आज का सेशन हम यहीं पर ओवर करते हैं। इंग्लिश के हमने आपको कॉन्सेप्ट और यूज के बारे में जो भी चीज़ें होती है उसमें कॉन्सेप्ट बताते हैं और यूज बताते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पर लिखा है कि व्हाट्सअप लिखा है 9415700860। इस पर जो भी लोग हों, जिसको भी कोई क्वेरीज चाहिए, किसी प्रकार की आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। चाहे आपका क्वेश्चन हो, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करना चाहें, कॉल करने का टाइमिंग आपको हम बता रहे हैं 8 AM से सिर्फ और सिर्फ 8 PM। उसके बाद प्लीज़ कॉल ना लगाएं। अगर व्हाट्सअप करना है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी लेनी है तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका हो, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, पूछ सकते हैं, बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा यह है कि आपका टेलीग्राम चैनल है ये सेक इंग्लिश वाई अवे सर, ये आप लोगों को सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर, इस पर जुड़ना है। इसी पर सारी क्लास की PDF आती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर दी जाती है। बाकी आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। मिलते हैं फिर कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।